Hello everybody, welcome to the video session. So this is the day 9th, and in the day 9th, according to the schedule, it should be the economic anthropology. ठीक है. So as you all know that we have started this program, जिसके अंदर हम एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं एंड फॉलोइंग द कम्युनिटी पोस्ट, जो उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आंसर्स लिखे जाते हैं उसको डिस्कस किया जाता है अगले ही दिन. ठीक है, अगले ही दिन या फिर उसी दिन जो है वो वीडियो अपडेट करके इस चीज़ को डिस्कस कर दिया जाता है. सो दिस गोज़ बाय द नेम ऑफ एंथ्रोटॉक्स एंड दिस इज़ द डे 9th. और बिफोर वी स्टार्ट वी हैव दीज टू प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग. One is Anthropology Foundation batch and other is Revision cum Answer Writing program. It is like Revision cum Answer Writing program. It is like the mentorship program. 60 दिन का ये प्रोग्राम होता है. बेसिकली जो हमारे वेटरन्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है वो प्रेपरेशन के अंदर कमी चल रही है. एंड देन वी हैव द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच. इसके अंदर वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वीकली क्लासेस एज वेल एज द टेस्ट सीरीज़. तो टेस्ट सीरीज़ दोनों के साथ ही इंटीग्रेट कर दी गई है. ठीक है. सो फॉर द मोर इंक्वायरीज यू कैन कॉल दिस नंबर. आप इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. ठीक है जी. सो द डे 9th. सो एवेलुएट, द क्वेश्चन इज एवेलुएट द इकोनॉमिक रिलेशनशिप एज द पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. अब ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं. देखिए होता क्या है कि यूपीएससी के पास और जैसे आपका अगर हम एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस पढ़ें तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बहुत डिफाइंड है. खैर ये काफ़ी वास्ट है, लेकिन वास्टनेस का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है दैट इट इज़ वेल डिफाइंड सिलेबस, वेल रेड सिलेबस, और उसके अंदर साफ साफ टॉपिक्स दिए गए हैं. जैसे आपके पास एक थीम जो है जहाँ से हर साल तकरीबन सवाल पूछे जाते हैं वो है सब्सटेंटिविस्ट वर्सेस फॉर्मलिस्ट डिबेट. ये सवाल भी उसी से आया है. ठीक है. अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहला स्टेप होना चाहिए, द फर्स्ट स्टेप इट शुड बी टू रिकॉग्नाइज दैट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिलेबस योर क्वेश्चन इट लाइज. ठीक है. सिलेबस के किस पार्ट से आपका जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है. पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, जो आपको लिखनी है, वो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना है. ठीक है. चलिए सवाल को अब हम 3 अंगों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं. पहला है आपके पास इंट्रोडक्शन, द सेकंड पार्ट इट इज़ द बॉडी पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इट इज़ द कंक्लूजन पार्ट. ठीक है. इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर अगेन आपको ये समझाना है एग्जामिनर को कि मुझे चीज़ समझ में आ गई. ठीक है. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू हैव टू राइट दैट ओके द सब्सटेंटिविस्ट लाइक Malinowski, Karl Polanyi, etc. They have they have presented the economic relationships as the part of social organization. ठीक है. देखो अब देखो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये सवाल कहाँ से आया है. दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम दी सब्सटेंटिविस्ट वर्सेस फॉर्मलिस्ट डिबेट. कि सब्सटेंटिविस्ट जैसे मलिनोस्की, कार्ल पोलयानी, उन्होंने इस तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को समझाने की कोशिश की है. ठीक है. देखो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन कर दिया. नाउ दिस इंट्रोडक्शन इट इज़ इन सिंक विद द क्वेश्चन, सवाल के साथ सिंक के अंदर है. एंड इट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो. डिस्क्रिप्टिव भी है ये क्वेश्चन. समझ में आ रही है ना. इंट्रोडक्शन के कुछ पैमाने होते हैं, इंट्रोडक्शन के कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं. उसके अंदर एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी का होना. जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि आप मतलब जो सवाल में पूछा गया है उसी से बिल्कुल सिंक्रोनाइज करते हुए आप इंट्रोडक्शन को लिखें. जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है कंटिन्यूटी बनाना. इंट्रोडक्शन शुड ऑल्सो एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड इन द बॉडी पार्ट. ठीक है जी. अब देखो यहीं से हम चीज़ों को उठा लेंगे, मलिनोस्की से उठा लेंगे, कार्ल पोलयानी से उठा लेंगे. ठीक है. पहले हम चलो कार्ल पोलयानी उठाते हैं. ठीक है। कार्ल पोलयानी अपनी किताब के अंदर अभी इसी चीज़ को हमें खोलना है,
ठीक है, इसी चीज़ को इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं इसी को हमने खोलना है। ठीक है, एक आध अगर आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं यू कैन राइट सो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कार्ल पोलैनी ने अपनी किताब द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यही बात लिखी है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक सबसेट बनते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इंडियन जजमानी सिस्टम का एग्जाम्पल लिखिए, या फिर कोयाज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इंडियन जजमानी सिस्टम का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। इंडियन जजमानी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जजमान होता है और कामिन होते हैं, एंड दिस इज द फिक्स्ड रिलेशनशिप। और जो आपके पास बार्गेनिंग भी नहीं की जाती है बिकॉज देयर इज बार्टर सिस्टम होता है, कस्टमरी तरीके से जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इंडियन जजमानी सिस्टम के अंदर लुई डमॉन्ट ने ये बात की है, लुई डमॉन्ट ये बताते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं दे आर प्रीसीड करते हैं टू दी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जजमान इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं देखेगा, ही इज़ अ फादर फिगर, वो सोशल रिलेशनशिप्स आगे रखता है। इस चीज़ को आपको लिखना है। देन उसके बाद मालिनोव्स्की का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मालिनोव्स्की ने किसका एग्जाम्पल दिया है? उन्होंने दिया है कुलारिंग का एग्जाम्पल। कुलारिंग का एग्जाम्पल देके मालिनोव्स्की ये समझाते हैं दैट दिस इज़ अ वेरी रिस्की एक्सपेडिशन, लेकिन फिर भी की जाती है, लेकिन फिर भी इसको पीरियोडिकली सेट किया जाता है। पीरियोडिकली लोग एक्सपीडिशन के अंदर जाते हैं, और एक्सपीडिशन के अंदर हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत कमर्शियल एक्सचेंज होता है, बट प्राइमरीली जो एक्सचेंज होता है दैट इज़ ऑफ द सेरिमोनियल नेचर। एक सेरिमोनियल एक्सचेंज किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है मालिनोव्स्की इस चीज़ को समझाते हैं दैट ओके योर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स दे आर दी पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली आप और भी बहुत सारे जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं दे यू कैन कोट दैम एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्टन रेड इंडियंस, कुछ रेड इंडियंस जो है, जो ब्राज़ीलियन रेड इंडियंस हैं, दे डू नॉट यूज़ सिक्कल, वो सिक्कल को यूज़ नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी हार्वेस्टिंग सीजन। क्यों यूज़ नहीं करते हैं सिक्कल को? बिकॉज वो ये मानते हैं कि जो आपकी आत्मा है, जो मेज़ की आत्मा है, वो सिक्कल से डर के भाग ना जाए कहीं। ठीक है, सो द रिलीजन दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ प्रीसीडिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। फिर उसके बाद एक मॉडर्न स्टडी है, द मॉडर्न, वैसे तो ये भी मॉडर्न ही है, लेकिन एक और स्टडी है बाय मैक्स वेबर की एक स्टडी है इन मद्रास। उन्होंने जो है वो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के ऊपर स्टडी किया है कि इंडिया के अंदर जो एक कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगेन वही बात बताते हैं दैट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द सोशलिज्म इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ प्रीसीडिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल। ये ऐसा जो सवाल है जिसके अंदर एवेल्युएशन करने के लिए लिखा गया है, ऑब्वियसली आप ऐसी चीज़ का एवेल्युएशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़ ही करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो। ऑब्वियसली द कंक्लूजन विल बी ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन। हाँ ये ज़रूर है कि एक आप क्रिटिसिज्म का पार्ट लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, क्रिटिसिज्म का पार्ट वही है कि कार्ल पोलैनी अपनी किताब के अंदर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये भी लिखते हैं कि अब रिलेशनशिप्स जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जजमान जो हैं वो सिटीज़ के अंदर मूव कर गए हैं, और जो ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम है वो ईदर इट हैज़ चेंज्ड फॉर द कमर्शियल सिस्टम और इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है चीज़ों को लिखना है। क्रिटिसिज्म का एक छोटा सा पार्ट आप लिख सकते हैं। देन कंक्लूजन के अंदर आप यही लिखोगे कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अभी भी कर्म की थ्योरी है, बहुत सारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसीड करती हैं आपके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स को। ठीक है, सो उस तरह से आपको इन चीज़ों को बना के जो है वो लिखना है।
ओके अगर कुछ बच्चों ने जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर रेमंड फिफ्थ को ऐड किया था, कुछ फॉर्मलिस्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन को टू द पॉइंट रखोगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। रादर देन दैट इंट्रोडक्शन को ही कॉम्प्लिकेट कर दो। कॉम्प्लिकेशन लेके आनी है बॉडी के अंदर लेके आइए, जहाँ पे आपके पास एक स्पेस भी रहेगा कि आप उन चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, अब ये बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, लेकिन लोग स्कोप लिखना जो है वो बच्चे भूल जाते हैं। सो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी अगेन यू कैन राइट दी, आप रेमंड फिफ्थ का जो है वो एक जो डेफिनेशन है दैट यू कैन राइट दैट इट इज़ द इकोनॉमिक दैट इट डील्स विद द इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रेमंड फिफ्थ की एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर नैश की जो है वो डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, नैश ने जो है किस तरह से चीज़ों को लिखा है, दैट इट स्टडीज द इकोनॉमिक लाइफ as a subsystem of society। इन्होंने इस तरह से इस चीज़ को बताया है। ठीक है, सो पहले आपको डेफिनेशंस लिखनी है। यू हैव टू राइट सिंपल डेफिनेशंस, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतनी बात है नहीं। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द स्कोप। स्कोप का मतलब होता है ब्रांचेस, सब ब्रांचेस जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन काम करेगा, ये होता है स्कोप। ठीक है, स्कोप के अंदर जितनी ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस हैं, लेकिन 8-7 ब्रांचेस लिख दोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बट यू शुड राइट विद द हेल्प ऑफ द प्रोपोनेंट्स के साथ इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो स्कोप के अंदर एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सब सिस्टम्स, और जो आपके पास सबसिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं, सबसिस्टेंस सिस्टम्स अगेन मलिनोव्स्की ने काम किया है, इंडिया में काम आके किया था मलिनोव्स्की ने, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं उनके अंदर किया था। एक एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास LH मॉर्गन ने काम किया था इरोकोज इंडियंस के अंदर। देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ परमिटिव इकोनॉमीज़। ठीक है, फिर उसके बाद अर्बन इकोनॉमीज़, LP विद्यार्थी की ब्रांच। ठीक है, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरियल सिस्टम्स, फिर उसके बाद बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल होलिज्म और इकोनॉमिक होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी जो है वो इसकी ब्रांचेस हैं। यू हैव टू राइट दी, हाँ अगर आपको पूरी अच्छी सी पढ़ना है तो इसी के अंदर, इसी चैनल के अंदर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर पूरा, उसके अंदर मैंने सारा कुछ लिख रखा है ऑलरेडी, सारा कुछ बता रखा है आपको। ठीक है, तो देन आपको जो है वो प्रोपोनेंट्स को लिखना है, इनके प्रोपोनेंट्स को लिखना ज़रूरी है। अगर एक आध काम लिख दोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है स्कोप को लिखना है। देन उसके बाद अगर कोई कंटेम्प्रेरी स्टडी इसकी याद है, एक आध स्टडी लिख देना, जैसे कुलारंग की स्टडी मलिनोव्स्की की है, दैट यू कैन राइट, देन यू कैन कंक्लूड। फिर उसके बाद जो है वो आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी थस इट्स अ ब्रांच जिसके अंदर हम इंडिजीनियस सोसाइटीज़ का एज वेल एज जो आपकी एडवांस सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह से कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके इंटरेक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज़ हाउ यू शुड राइट, इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। देन उसके बाद बात आती है एक्सप्लेन द कुलारिंग एज द सेरेमोनियल एक्सचेंज। अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो है इसके अंदर लिखना क्या है। नाउ दिस इज़ एन एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको सीधा सीधा साफ साफ ये कहा गया है कि आपने कुलारिंग को एक्सप्लेन करना है एज अ सेरेमोनियल एक्सचेंज। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कुलारिंग को एक्सप्लेन करो।
बच्चों ने कुलारिंग से शुरू कर दिया है, ये गलत बात है। इसीलिए सवाल को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। बच्चे आजकल अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो फिर वो सोचेंगे कि सवाल जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और पहले कुलारिंग को लिखेंगे, फिर उसके बाद सेरेमोनियल एक्सचेंज क्या होता है उसको लिख देंगे। ये बात गलत है। सवाल को होलिस्टिकली पढ़ना है, होलिस्टिकली सोचना है, ऐसे नहीं करना है। गलत बात है, गलती कर रहे हो। अपनी सारी जितनी आपने मेहनत की है उसको उठाते हो और अंत में आप पता नहीं क्यों डस्टबिन में फेंकाते हो। ऐसा गलती नहीं करनी है। सो आप जो है सिंपली इस सवाल को होलिस्टिकली समझिए कि कुलारिंग को सेरेमोनियल एक्सचेंज की तरह से क्यों कहा गया है। अपने आप से पूछिए सेरेमोनियल एक्सचेंज क्या होता है। सेरेमोनियल एक्सचेंज के कुछ फीचर्स हैं, जैसे सेरेमोनियल एक्सचेंज, डोरी एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है जो पुरानी डोरी थी, ठीक है। जब लड़की जो है वो अपने साथ कुछ पंखे वगैरह, कुछ पखियाँ वगैरह कुछ लेके आती थी। अब देखो उसकी यूटिलिटी हो ना हो, लेकिन फिर भी वो लेके आती थी, ठीक है। अब देखो सेरेमोनियल एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास पहली चीज़ सेरेमोनियल एक्सचेंज के अंदर क्या होती है कि कुछ गुड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं, कल्चर का हिस्सा होती हैं। दे आर ऑफ नॉन यूटिलिटेरियन नेचर। नॉन यूटिलिटेरियन नेचर का मतलब क्या है कि वो यूटिलिटी के अंदर नहीं आती। दे आर ऑफ नॉन कमर्शियल नेचर। नॉन कमर्शियल नेचर की वो गुड्स होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, देर आर सर्टन रिचुअल्स। जब वो गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं तो कुछ रिचुअल्स जो है वो अदा किए जाते हैं, ठीक है। देन दीज, ये जो आपके पास जो सेरेमोनियल एक्सचेंजेस होती हैं, दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कल्चर। कल्चर इसको प्रिस्क्राइब करती है, सोसाइटी इसको प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज आती है, दैट इट इज विद द लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स के साथ ये एसोसिएटेड होती है। लाइफ साइकिल्स बड़ा फिनोमिना है। अगर लाइफ साइकिल को नहीं समझना चाहते तो एक पीरियोडिसिटी जो है वो इसके अंदर आती है। आपको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके अंदर जो है यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस। ये कुछ मेजर फीचर्स होते हैं सेरेमोनियल एक्सचेंज के, ठीक है। अब देखो इस सवाल, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया ना हमने सवाल को। अब आपको जो है वो राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन. In the introduction part, you have to write that the Kula ring, as a ceremonial exchange, it was described by Malinowski in ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स, ठीक है। मलिनोस्की ने इसको डिस्क्राइब किया था ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स के अंदर, ठीक है जी। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ही डिस्क्राइब्ड, फिर उसके बाद एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए। ही डिस्क्राइब्ड कुला रिंग एज अ सेरेमोनियल एक्सचेंज एज, पॉइंट नंबर 1 यहां से पकड़िए। पहला, आपके पास गुड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल नेचर की होती हैं। जो आपके पास सलावी है, ये जो नेकलेसेस होते हैं या फिर ब्रेसलेट्स होते हैं जो एक्सचेंज किए जाते हैं, गंवाली, सलावू, जो भी आपके पास ये सारी गुड्स होती हैं, दे आर ऑफ नॉन कमर्शियल नेचर। ये नॉन कमर्शियल नेचर की होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर एक्सटेंसिव मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज दैट आर परफॉर्म्ड। और जो रूट होता है दैट इज ऑल्सो प्री चॉक्ड आउट रूट होता है, ठीक है। ये वाली भी चीज़ पूरी हो गई। फिर उसके बाद तीसरी क्या है कि आपके पास जो है दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कल्चर। देयर इज अ रूल, वंस इन अ कुला ऑलवेज इन अ कुला, कि अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो उसके जो नियरेस्ट किन हैं उनको कुला एक्सचेंज को फॉलो अप करना पड़ता है, उनको कुला रिंग को जो है वो पूरा करना पड़ता है, कुला को पूरा करना पड़ेगा उनको, ठीक है। दैट इज द थर्ड। ये भी पूरा हो गया भाई, ठीक है। देन उसके बाद पीरियोडिसिटी है।
2 साल में एक बार जो है वो आपको कुला के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। पीरियोडिसिटी है, हर किसी को अपने लाइफ साइकिल में कुला के अंदर जाना ही पड़ेगा, पीरियोडिसिटी है, ठीक है। सो ये जो है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। देन आप जो है क्रिटिसाइज करोगे। जो रीस्टडीज़ हुई हैं टोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर, उसके अंदर कुला को जो है वो खास करके जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं, जैसे गुडलेयर हो गए या फिर गॉडलेयर, जो भी जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, उन्होंने मलिनोस्की को क्रिटिसाइज़ किया है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है कि मलिनोस्की ने फेमिनिस्ट के जो रोल है, जो लड़कियों के रोल रहते हैं इसके अंदर, उनको लिखा नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। गुडलेयर तो कई बार कुला रिंग को एक सबसिस्टेंस सिस्टम की तरह से जो है वो बताना चाहते हैं, ठीक है। एक सबसिस्टेंस सिस्टम की तरह गुडलेयर जो है वो कुला रिंग को बताते हैं कि ये सेरेमोनियल एक्सचेंज नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सबसिस्टेंस सिस्टम, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिटिसाइज, देन उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है, फिर उस कंक्लूजन करोगे दैट ओके देयर आर अदर व्यूज़ रिगार्डिंग। अभी देखो इस साल कुला रिंग के ऊपर इस गुडलेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से कुला रिंग पूछो। ज़्यादातर जो सेरेमोनियल पर्सपेक्टिव है इट इज़ गिवन बाय मलिनोस्की। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो आपके पास एनी ने दिया था, एनी वेबर ने दिया था। जो आपके पास न्यो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है दैट वाज गिवन बाय गुडलेयर। अब यहाँ से सवाल आ गया, अब देखो जो कंटेंट है वो तो सेम है, बट सेम कंटेंट के साथ उन्होंने सवाल को पलट दिया। ये ब्यूटी है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, वो सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे लेकिन सिलेबस के अंदर रह के ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एनी हाउ देन यू हैव टू कंक्लूड कि जो कुला एक्सचेंज है, ऑल्दो देयर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, बट कुला रिंग को आज भी जो सेरेमोनियल एक्सचेंज है उसकी तरह से ही स्टडी किया जाता है, ओके। This is how you have to write, okay. So I hope this video it was something for you, it was enjoyable for you. Thank you very much.